नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवर कोंडागांव जिले की बेटी हेमवती नाग को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेमवती नाग को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि हेमवती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया और अपनी अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये उपलब्धि हासिल की है। और आपको ये भी बताते चले कि बाल देखरेख संस्था छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह बालिका जिला कोंडागांव में निवासरत बालिका हेमवती नाग ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से 2025 प्राप्त कर कोंडागांव जिला और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम जो है वो बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज सभागार में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वीर बाल दिवस के मौके पर ऑडिटोरियम में संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दौरान हमने घोषणा भी की है कि उनके बलिदानों को याद करने के लिए और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम में उनके शहादत की कहानी को शामिल किया जाएगा। वीर बाल दिवस है और आज के दिन गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो मात्र 6 साल और 9 साल के उम्र के थे, उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हम आज के इस अवसर में उनके शहादत को नमन करते हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके इस शहादत को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करते रहे। इसके लिए 26 नवंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की और आज वीर बाल दिवस मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए थे और एक संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन था, जिसमें आदरणीय प्रेम शंकर सिदार जी जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं, सहप्रचारक हैं, उनका बहुत उत्प्रेरक मार्गदर्शन उद्बोधन सुनने को हम लोग को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए और पूर्व पीएम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और 26 दिसंबर की रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद 7 दिनों का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया। आपको बताते चले कि राजकीय शोक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभिनेता या लोक की सेवा करने वालों की मृत्यु पर घोषित किया जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया और जहां राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुका हुआ है और पुलिस का ध्वज भी आधा झुका दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन समेत सभी स्थानों पर ध्वज 7 दिनों तक झुके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो वहीं वार्डों की जरूरत को पूरी कर और समस्याओं का निदान कर शहर को सुंदर और समृद्ध बनाने की परिकल्पना के क्रम में नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को भिलाई खुर्द और बुधवारी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में कुल 1.34 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी। भिलाई खुर्द में मंत्री दिवागन ने कहा कि बीते कई वर्षों से इस वार्ड में विकास कार्यों से अछूता रहा और लेकिन अब विष्णुदेव का सुशासन में एक साथ 5 विकास कार्यों की शुरुआत होने जा रही है और बीते 5 साल में पूरे शहर को विकास कार्यों के लिए
तरसाया गया, लेकिन हमारी सरकार ने शहर के विकास को ट्रैक पर फिर से लाया है। मंत्री देवांगन ने पंच से भिलाई खुर्द के खेल मैदान के विकास के लिए 10 लाख की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्यों के लिए राशि जारी कर दी जाएगी। राजधानी रायपुर की प्रमुख सड़कों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह पैदल निकले। इस शहर में बढ़ते यातायात को दबाव को कम करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पैदल सड़कों पर निकलने और कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर सड़कों के किनारे नो पार्किंग जोन में खड़ी वाहन, गुमटी और ठेलों को प्रहरी टीम के माध्यम में तत्काल हटाने की कार्रवाई की और साथ ही जिन चौक चौराहों पर रोटरी नहीं लगे हैं उन स्थानों पर अस्थायी रोटरी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़कों के गड्ढे, पेंच वर्क को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। डिप्टी सीएम साव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और वे देश के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक देश की सेवा की। साव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था में है, देश के विकास में रहा। उनका जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को जो दिशा दिखाई है वो निश्चित रूप से यादगार रहेगा। के प्रख्यात अर्थशास्त्री जो देश के आर्थिक सलाहकार रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे और 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की है। बहुत बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए मनमोहन सिंह जी का रहा है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो दिशा दिखाई है वो निश्चित रूप से देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया, चाहे सत्ता में हो या संगठन में। मंडल अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, भागीदारी हो, इसके लिए पार्टी गंभीरता से प्रयत्न करती है। महिलाओं को राजनीतिक में लाने का लगातार प्रयास करती है। केंद्र में भी जिस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर देती है। पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, चाहे सत्ता में हो या संगठन में। पार्टी में न केवल प्रयत्न हुआ है कि मंडल अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, भागीदारी हो, तो पार्टी इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयत्न करती है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी हो, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। केंद्र में भी जिस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देती है। मंडल अध्यक्षों में भी दिया है और जिला अध्यक्षों में भी उम्मीद है कि महिलाओं को अच्छा अवसर और प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो वहीं संगठन चुनाव की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 477 मंडल आज की डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, तो यह बहुत ही सम्मान्य बात है
और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षकों का चुनाव संपन्न हुआ। विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक, उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी प्रदेश के जो पर्यवेक्षक हैं उसे आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है। केंद्रीय चुनाव समिति को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और उसके हिसाब से निर्णय होगा। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिलाध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे राय शुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी प्रदेश के जो पर्यवेक्षक है उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है और पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। जिलाध्यक्षों का भी चुनाव सर्वानुमति से ही होना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल जीवन मिशन का काम तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए हैं, चल रहे हैं और उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के घर तक शुद्ध पेयजल तक पहुंचा सके। विष्णुदेव साय की सरकार में ये काम तेज गति से पूरा हो रहा है। जल जीवन मिशन का काम तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए हैं, चल रहे हैं। उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को तेज गति से पूरा करने का काम लगातार हो रहा है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने की जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड एग्जाम से पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। आपको बताते चले कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसी के साथ कहा कि ईवीएम मशीन की जो तैयारी है उसमें समय लग रहा था, पर इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव करने का जो निर्णय है वो किया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है और आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। बोर्ड एग्जाम से पहले सरकार चुनाव कर देगी। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए
प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा और क्षेत्रागत काशीराम नगर गार्डन के पास एक महिला अपने पास गांजा रखी है और बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रही है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए गए महिला को चिन्हित किया गया और उसे चिन्हित करने के बाद पकड़ लिया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम हिना उर्फ बबली गोपाल बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में गांजा पाया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की गई। बीजेपी संगठन पर्व चुनाव को लेकर बैठक बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय पर्यवेक्षक खरगोन, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, महामंत्री संगठन पवन साय, चुनाव प्रदेश प्रभारी खूबचंद पारख और जिला चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में ये बैठक चली। बैठक को लेकर चुनाव संगठन प्रभारी खूबचंद पारख का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन चुनाव, जिसमें पहले बूथ, उसके बाद मंडल और अब जिले के चुनाव की ओर हम अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों की समीक्षा करके जो नाम सामने आएंगे उसे पार्टी आगे के लिए तय करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आरक्षण भी 33% हो गया है, तो उनकी भी भूमिका इसमें रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे संगठन की बैठक में नाम तय होकर दिल्ली चले जाएंगे और उसके बाद 29 से 30 जिलों के चुनाव कराने के तय हैं। तो देखिए, बीजेपी संगठन जो है वो चुनाव को लेकर पूरी तरह से यहां पर तैयार है, बैठकें कर रही है और चुनाव को लेकर इन बैठकों में चर्चा की जा रही है। बैठक को लेकर चुनाव संगठन प्रभारी जो है उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने में अग्रसर है। और देखिए, ये तमाम जो बैठकें हैं ये की जा रही हैं और इस बैठकों में चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनाव, पहले बूथ, उसके बाद मंडल और अब हम जिले के चुनाव करने की स्थिति में आ गए। आज लगभग बातचीत और समीक्षा होने के बाद हम सभी 36 जिले यानी 35 पुराने जिले और एक बिलासपुर ग्रामीण जिला संगठन की दृष्टि से बढ़ा है। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे, उनके 3 लोगों के पैनल बनकर तैयार होंगे। चूंकि पार्टी ने ये तय किया है कि उम्र की जो प्राथमिकता है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जाति समीकरण की दृष्टि से भी हर वर्ग का समावेश इसमें होना चाहिए। चूंकि महिलाओं का आरक्षण 33% हो गया है, इसलिए महिलाएं भी इसमें अच्छी संख्या में निकलनी चाहिए। इस दृष्टि से, इस समीक्षा की दृष्टि से इस दफे 3 का पैनल बनाकर दिल्ली ने इसकी जांच के लिए सूची बुलवाई है। तो हमारी सूची आज बन के दिल्ली चले जाएगी। उसमें यही है समीक्षा कि जाति समीकरण पूरे हुए हैं कि नहीं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं, SC ST का बराबर प्रतिनिधित्व। और जैसे ही वहां से वो सूची तय होकर आ जाएगा कि इसमें आपको करना है, तो 29 और 30 के मध्य में पूरे जिले के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है। राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने नए साल को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए हैं और सभी होटल और बार संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को लेकर भी, यानी कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही प्रदेश में नशाखोरी, साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों से बचने के लिए लगातार पुलिस गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह रायपुर एसपी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी होता है और लगातार रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह बैठकें ले रहे हैं और इसी के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को उनके दिशा निर्देश में ठीक तरीके से सुधारा जा रहा है। तो डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रायपुर एसएसपी। तो सर सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले सर बताएंगे कि किस तरीके से क्योंकि आपको नया प्रभार मिला है और कैसे आगे की तैयारी? इसमें मुख्य चुनौती आज के दिन में यातायात है। साथ ही साथ जो कुछ रिसेंट पीरियड में कुछ अपराध घटित हुए हैं तो उन अपराधियों के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए अपराध में कमी लाने का चुनौती है। इन दोनों बिंदु पर लगातार काम किए जा रहे हैं। जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हैं उनको चिन्हांकित किया गया है, उनको लगातार बुला करके समझाइश भी दी जा रही है। कठोर कार्रवाई करने योग्य जो अपराधी पाए गए हैं उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ बदमाश जो आदतन है उनके विरुद्ध में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कुछ बदमाश जिनका भय है समाज में, वैसे लोगों को भी चिन्हांकित की गई है। उनके विरुद्ध में एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे बदमाशों के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो वर्तमान में कुछ अपराध घटित किए हैं उनके विरुद्ध में भी कठोर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई किया गया है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हैं, चाहे चाकूबाज हों या पहले के संपत्ति संबंधी अपराध हो, निगरानी बदमाश हो, गुंडे बदमाश हो, सभी की क्लास ली जा रही है कि इस प्रकार के अपराध को आगे अंजाम न दें। सर नशे के खिलाफ निजात अभियान लगातार काफी दिनों से चल रहा है, तो इसका कितना लाभ रायपुर में देखने को मिला आपको और कितने % अपराध में इस अभियान को लेकर कमी है? इस संबंध में अभी समीक्षा मेरे द्वारा नहीं किया गया है। ये जरूर है कि जो फील्ड में जो नशे की कारोबारी के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है तो उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि इनके जो जड़ तक जाकर के उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए ताकि सप्लायरों को गिरफ्तार करके आगे जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जा सके। सर जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड मामले काफी सामने आते हैं, पुलिस के द्वारा लगातार जनता को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हर रोज साइबर फ्रॉड से रिलेटेड खबर हम देख ही लेते हैं। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन जारी करेंगे आप लोग कि साइबर से जो है जनता जागरूक हो सके ज्यादा से ज्यादा? साइबर फ्रॉड से मुक्त रहने के लिए एक ही उपाय है कि किसी प्रकार का जो पैसे के लालच में ना आए। आसानी से कोई अगर बोलता है कि उसके पैसे दुगना तिगुना 4 गुना हो जाएगा, उसके लालच में ना आए। अगर किसी प्रकार का कोई बिजनेस का साइट देता है या फिर किसी प्रकार का कोई लिंक आता है, अनजान लिंक आता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ही एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो साइबर क्राइम है उसको रोका जा सकता है। कई बार ये हो जाता है कि अनजान लिंक पर उनको प्रलोभन दिया जाता है, उस प्रलोभन में आकर के भी लिंक को क्लिक कर दिया जाता है। कई बार उनको लगता है कि उसकी इंक्वायरी की जा रही है तो इंक्वायरी के उस पर जाकर के अपने पूरा डिटेल उसको बता देता है। तो हम इस पर जागरूकता को और लोगों तक पहुंचाएंगे और आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि इस प्रकार के लालच में ना आए, अपने पासवर्ड या फिर लिंक जो है या फिर अपने महत्वपूर्ण जानकारियां किसी से शेयर न करें। आपकी जागरूकता ही साइबर क्राइम से आपको रोक सकती है। सर नया साल आ रहा है, 31st नाइट को लेकर काफी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो इसके लिए क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं इस साल? अभी कुछ दिन पहले ही जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं जहां 31st का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उन सभी संचालकों को बुलाया गया था। लगभग 150 से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। उन सबको विस्तृत चर्चा करने के उपरांत में निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाने में जमा करें, वहां से उसके संबंध में आयोजन के संबंध में वहां से अनुमति प्राप्त करें। वर्तमान में अगर किसी प्रकार का 1 दिन या 2 दिन के लिए किसी प्रकार का लिकर अगर सर्व किया जाना है तो उसके लाइसेंस प्राप्त किया जाए। इनको समय सीमा भी दिया गया है कि रात के 1 बजे के बाद किसी प्रकार का आयोजन न किया जाए। इनके पार्किंग के जो संभालने के दायित्व इनके खुद के होंगे, इसके लिए उनको आदमी रखने होंगे। साथ ही साथ उनके आयोजनों की भी बारे में बताया गया है कि भले आयोजन के लिए कहीं दूसरी जगह से कलाकार लाए जा रहे हो पर फुहड़ता किसी प्रकार का प्रदर्शित न हो या आपत्तिजनक चीजें वहां न दिखाया जाए।
तो इसके संबंध में अलग से लिखित में भी उनको निर्देश दिए गए हैं और थानों से ऐसे जहां भी आयोजन होगा उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाल उन्मेद सिंह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बता रहे थे कि किस तरीके से नए साल को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और तमाम तरीके की बातचीत उनसे हुई है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।